नमस्कार प्रिय विद्यार्थी। स्कूल व्याख्याता टेस्ट सीरीज में जो दूसरा टेस्ट है उसके 100 प्रश्नों पर हम बातचीत कर रहे हैं। अगर बातचीत बहुत लंबी चलती है तो 2 क्लासों में विभाजित करते हैं, और अगर 100 प्रश्न एक साथ संभव होगा तो हो सकता है एक साथ बातचीत हो जाए। जो भी हो, बातचीत हमने शुरू करते हैं। पहले टेस्ट के दौरान भी मैंने बात की थी कि हमारा जो टेस्ट बनाने का मकसद है या आपका जो टेस्ट देने का मकसद है वो ये होता है कि हम प्रश्नों के टाइप को समझें, किस मैटर में किस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं, और प्रश्न का जो स्तर है वो धीरे धीरे उठता जाएगा। जैसे पहला टेस्ट जितना आसान था उससे अधिक इस दूसरे टेस्ट में कुछ 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जो उससे ज़्यादा लेवल के हैं या उनका स्तर थोड़ा सा ऊंचा उठा है। ऐसे धीरे धीरे प्रश्नों का स्तर वो उठता जाएगा, क्योंकि पहली दौर में पाठ्यक्रम का एक प्रकार से हम अभ्यास करते हैं, और जब पहले दूसरे और तीसरे टेस्ट के बाद में जो चौथा टेस्ट होगा वो पहले दूसरे तीसरे पाठ्यक्रम से ही होगा, है ना। चौथे टेस्ट में एक बार एक साथ पाठ्यक्रमांश 1, पाठ्यक्रमांश 2 और पाठ्यक्रमांश 3 रहेंगे एक साथ, तो उसमें एक प्रकार से वो उस पाठ्यक्रम का रिवीजन होगा। वह थोड़ा सा टेस्ट का लेवल है वो अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये थोड़ी सी बातें ध्यान देने की है कि आप दबाव को समझें, बात को समझें। हमें 7 दिन में ये काम करना है, फिर 7 दिन में ये काम करना है, अगले 7 दिन में ये काम करना है। आप कोशिश ये करें कि जब आप दूसरे टेस्ट की तैयारी कर रहे थे या जब आप तीसरे टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में पहले टेस्ट का मैटर थोड़ा थोड़ा घंटे पर देखते रहे। सही मायने में मतलब जो विद्यार्थी ठीक से काम करेंगे सीरियसली, उन्हीं को टेस्ट सीरीज का फायदा मिलता है। नहीं तो टेस्ट सीरीज की भरमार आई हुई है, और बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं, ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल सकती है। और मुझे नहीं लगता कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है या जो मैंने बनाई है वो उनसे कोई भिन्न है। मैं इस बात का बिल्कुल भी दावा नहीं करूंगा कि उस टेस्ट सीरीज से वो बहुत अलग होगी या हम अलग प्रकार से देंगे, ऐसा कुछ नहीं। आरपीएससी भी बहुत अलग प्रकार से प्रश्न नहीं देती, सामान्यतः वही प्रश्न आते रहते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आपका जो रूट है वो सही तरीके से हो। जब आप तीसरे टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तब आप पहले और दूसरे टेस्ट का मैटर भी रोजाना आप टाइम फिक्स कर कि रोजाना 2 घंटे मुझे पिछले मैटर को देखते रहना है। आप अगर याद नहीं कर पाते हैं पिछले मैटर को तो आप केवल बांस लें, एक बार उसका वाचन कर लें, क्योंकि फिर बाद में जब 3 टेस्ट देने के बाद में जब आप चौथा टेस्ट देंगे तो वहां आपको एक साथ 3 जो टेस्ट का सिलेबस कवर करना है। जो काम आपने 21 दिन में किया था वो काम आपको 7 दिन में करना है। एक समय ऐसा भी आएगा कि जो काम जैसे 10वां टेस्ट मेरे हिसाब से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां, और मतलब एक टेस्ट ऐसा है अंत में जिसमें आपको पाठ्यक्रमांश 7 से लेकर 10 तक ये 4 पाठ्यक्रमांश आपको 7 दिन में पूरे करने हैं। आपके पास शेड्यूल है, आप समझते होंगे इस बात को। तो वहां आपको 28 दिन में जो काम किया था वो 7 दिन में पूरा करना है। तो अगर आपकी रणनीति ठीक नहीं तो आप ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, और ठीक से काम नहीं कर पाएंगे तो फिर ठीक से टेस्ट नहीं दे पाएंगे। आप पाठ्यक्रम को ठीक से पूरा करें, आप अपनी पाठ्य सामग्री को ठीक से पढ़ें, तभी टेस्ट दें, तभी उसका कोई फायदा है। ठीक है, बार बार मैं कहता हूं, मैंने पहले भी एक बात कही है कि यहाँ जो प्रश्न है वो जरूरी नहीं है आरपीएससी में पूछे जाएं, या ऐसा कतई नहीं सोचे कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न छांट के हम यहाँ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। स्वयंभू की किस रचना को उसके पुत्र त्रिभुवन के द्वारा पूर्ण किया गया? तो पौम चरयू को पूरा किया गया। स्वयंभू की रचना पौम चरयू बहुत प्रसिद्ध है। पौम चरयू, पौम को मतलब, पौम शब्द का मतलब यहाँ पे पद्म है। ठीक है, पौम को आप समझेंगे तो पौम का मतलब है पद्म। ठीक है, और चरयू का मतलब है चरित्र। ठीक है, तो पद्म राम को कहते हैं। ठीक है, तो पौम चरयू किसका ग्रंथ है? रामचरित का ग्रंथ है। असल में ये राम कथा है। ठीक है, और इसका कुछ हिस्सा इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था, जिस प्रकार से पृथ्वीराज रासो का कुछ हिस्सा उसके पुत्र जलहन ने पूरा किया था, जिस प्रकार से वल्लभाचार्य की रचना का कुछ हिस्सा उनके पुत्र विठलनाथ ने पूरा किया था। ऐसा दौर हिंदी साहित्य में चलता रहता है। ठीक है, आप ये भी देखें कि स्वयंभू छंद किसकी रचना है, रिठणे में चरयू किसकी रचना है, नाग कुमार चरयू किसकी रचना है, ये भी आप देखते रहे साथ साथ। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार लक्ष्मीधर ने प्राकृत पेंगलम का संपादन
या संकलन कब किया था? देखो, प्राकृत पैंगलम एक छंद शास्त्र का ग्रंथ है। प्राकृत पैंगलम छंद शास्त्र का ग्रंथ है, जहां पिंगल शब्द आ जाता है, पिंगल का मतलब है छंद, और जहां पिंगल शब्द आ जाता है वो असल में छंद का ग्रंथ कहलाता है। प्राकृत पैंगलम एक ऐसी रचना है आदिकाल की जिसमें किसी एक कवि की रचना न होकर कई कवियों की रचनाओं का संकलन है, और ये रचना बहुत प्रसिद्ध है। प्राकृत पैंगलम का नाम कहीं भी आया आदिकाल में, जब आप कभी कभी ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी चीजें गैर महत्वपूर्ण है, इनका निर्णय कैसे करें, तो हमें देखना चाहिए कि क्या कोई ऐसी रचना है जो आदिकाल में वाकई बहुत प्रसिद्ध हुई। तो प्राकृत पैंगलम एक ऐसी रचना है। हेमचंद्र का शब्दानुशासन एक ऐसी रचना है, और भी कई सारी ऐसी रचनाएं हैं। ये रचना इतनी प्रसिद्ध क्यों हुई? उसका एक खास कारण ये है कि प्राकृत पैंगलम में किसी एक रचनाकार की न होकर कई कवियों की रचनाएं शामिल है। अच्छा, ये भी एक कारण क्यों है? मान लीजिए हम किसी एक कवि की रचना को पढ़ते हैं तो हम एक कवि की भाषा के बारे में जानेंगे, एक कवि की रचना शैली के बारे में जानेंगे, एक कवि द्वारा बताए गए उस समय के समाज को जानेंगे। जब भी कोई कवि कविता लिखता है तो अपने समय के समाज को भी साथ में लेकर कविता में आता है। तो मान लीजिए एक कवि की रचना पढ़ेंगे तो हम एक कवि के बारे में, एक कवि की भाषा के बारे में, एक कवि के समाज के बारे में जान पाएंगे। लेकिन एक ही किताब में अगर 15 कवियों की रचनाएं हों तो हम 15 लोगों की भाषा शैली के बारे में, 15 लोगों की कविताओं के बारे में और 15 लोगों के समाज के बारे में, दृष्टिकोण को जान पाएंगे। इसलिए ऐसे संकलन जिसमें एक से अधिक कवियों की रचनाओं के संकलन होते हैं वो हमारे लिए अध्ययन के मामले में बहुत ही उपयोगी ग्रंथ हो जाते हैं। इसलिए आदिकाल का अध्ययन करने में प्राकृत पैंगलम बहुत अच्छी रचना है। आदिकाल का अध्ययन करने में प्राकृत पैंगलम बहुत प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, इसीलिए प्राकृत पैंगलम की चर्चा हर समय होती रहती है। एक प्रश्न प्राकृत पैंगलम का आता ही आता है। ठीक है, तो लक्ष्मीधर इसका लेखक नहीं है, लक्ष्मीधर ने इसका संकलन किया था या संपादन किया था, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, और वो कहते हैं ये काम इन्होंने 14वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखें, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो भामह है। ठीक है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामह है। असल में संप्रदाय का मतलब क्या है? आपको मालूम है कि जो भारतीय काव्य शास्त्र है, ये चीजें हर बार करनी पड़ती है। भारतीय जो काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र उसको कहते हैं जो काव्य के बारे में नियम बनाता है ना। असल में भारतीय काव्य शास्त्र का मतलब है संस्कृत का काव्य शास्त्र। उसमें 6 सिद्धांत हैं। फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के कुछ पाठ्यक्रम में भी है, जिसमें एक है रस सिद्धांत, एक है अलंकार सिद्धांत, एक है रीति, और एक है ध्वनि, और एक है वक्रोक्ति, और एक है औचित्य। आपको इन 6 सिद्धांतों के बारे में और 6 सिद्धांत को देने वाले के बारे में जानकारी होनी चाहिए। रस सिद्धांत के प्रवर्तक है वो भरत मुनि है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है वो भामह है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है वो वामन है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है वो आनंद वर्धन है। ठीक है, और वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक है वो कुंतक है, और औचित्य के प्रवर्तक है वो क्षेमेंद्र है। तो भारतीय संस्कृत काव्य शास्त्र में 6 सिद्धांत जो हमारे हिंदी के पाठ्यक्रम में भी शामिल है कहीं ना कहीं, वो 6 सिद्धांतों में ये 6 लोग उसके प्रतिपादक हैं। इसको याद रखिए, यहां से भी कभी कभी एक प्रश्न आता रहता है। भावों का उत्कर्ष दिखाने वाले और वस्तुओं के रूप गुण क्रिया आदि का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक उक्ति को अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो अलंकार की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। अलंकार किसको कहते हैं? अलंकार का मतलब चमत्कार है। अलंकार का मतलब क्या है? चमत्कार है। ठीक है, चमत्कार किसको कहते हैं? अगर हम कोई सामान्य चीज देखें तो हम चमत्कृत नहीं होंगे। सामान्य से ऊपर कोई चीज हमें दिखाई देगी तब हम कहेंगे अच्छा ऐसा है, अरे तब हम चमत्कृत होते हैं। तो भावों का उत्कर्ष, उत्कर्ष का मतलब है ऊंचा उठाव। ठीक है, भावों का उत्कर्ष दिखाने वाले अलंकार कहलाते हैं। और
वस्तुओं के रूप की बात, गुण की बात, क्रिया की बात आदि का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक उक्ति। कोई नायिका का मुख हमें दिख रहा है, सुंदर है, लेकिन हमें वो सुंदरता बड़ी सामान्य लग रही, तभी कवि ने कह दिया कि नायिका का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो नायिका के मुख की सुंदरता वो और अधिक तीव्रता के साथ अनुभव होगी। ठीक है, आपको एक चीज हमेशा समझनी चाहिए कि जब कोई आप वस्तु और भाव को समझते होंगे, मान लीजिए एक यहाँ पे नायक है, ठीक है, एक ये नायक, ये यहां खड़ा है, और ये नायिका है। ठीक है, नायक नायिका को देखता है, इसका मतलब अभी तक नायक के मन में कोई भाव नहीं। फिर नायक नायिका को देखते हुए कहता है कि नायिका का मुख सुंदर है। ठीक है, नायिका का मुख सुंदर है, ये क्या है? एक भाव है। अगर नायक के मन में कोई भाव नहीं होता नायिका को देखकर, जब तक हमारे मन में किसी भी वस्तु, किसी भी क्रिया को देखकर कोई भाव पैदा नहीं होता, तब तक उसके प्रति कोई रिएक्ट नहीं करते, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। नायक ने नायिका को देखा और जब उसने यह कह दिया कि नायिका का मुख सुंदर है, तब इसका मतलब नायक के मन में कोई भाव पैदा हो गया, ये भाव है। ठीक है, असल में नायिका का मुख क्या है? एक वस्तु है। गौर करने की बात, नायिका का मुख वस्तु है, लेकिन जब नायक यूं कह देता है कि यह वस्तु सुंदर है, तो इसका मतलब उस वस्तु के प्रति क्या पैदा हो गया? भाव पैदा हो गया। और जब यह कहता है कि नायिका का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ये तीसरी पार्टी है, ये कल्पना से लाई गई है, इसको आप समझते हो। जब यह कहता है कि नायिका का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो अब इस भाव को और अधिक तीव्र कर दिया गया, इस भाव को और अधिक बढ़ा दिया गया। पहले तो यूं कह रहा था, पहले उसने कहा यह नायिका है, तो नायिका वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, कोई भाव नहीं। फिर उसने कहा नायिका का मुख बहुत सुंदर है, इसका मतलब उसके मन में अभी भाव उमड़ पड़ा। फिर वो कहता है नायिका का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब इस भाव को और अधिक बढ़ा दिया गया है, और इसी बात को कहते हैं अलंकार। इसीलिए किसी चीजों का वर्णन है वो कई रूपों में होता है, वस्तु रूप में, भाव रूप में, अलंकार रूप में। एक शब्द आपने और सुना हो, अलंकार ये और अलंकार, ये शब्द भी विद्यार्थी बहुत बार सुनते हैं, लेकिन इसको ठीक से समझ नहीं पाते। हमने नायक कहता है नायिका का मुख सुंदर है, तो नायिका का मुख क्या? एक वस्तु है। ठीक है, और फिर अलंकार क्या करता है? उस वस्तु के प्रति पैदा हुए भाव को और अधिक बढ़ा देता है, यही भाव रस बनता है। ये गौर करने की बात। नायक के मन में कौन सा भाव पैदा हुआ? रति नामक स्थायी भाव पैदा हुआ। अब यही बाद में क्या बनेगा? रस बनेगा। इसलिए कहा गया रस काव्य की आत्मा है, ये तो हेल्प करता है। अलंकार तो सौंदर्य में वृद्धि करता है, सौंदर्य तो यहां पैदा हुआ। कविता में सौंदर्य कहां पैदा हुआ? भाव में पैदा होता है। अलंकार तो उसकी सहायता करता है, इसलिए अलंकार जरूरी नहीं, आवश्यक है कविता के अंदर। ठीक है, खैर मैं एक बात ये कह रहा था कि जब नायक यह कहता है कि नायिका का मुख सुंदर है, तो उसके मन में एक भाव पैदा होता है। लेकिन जब वह कहता है कि नायिका का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इसका मतलब उसने कल्पना से तीसरी पार्टी को लेकर आया, चंद्रमा को कल्पना से। उस दृश्य में वो नहीं है, लेकिन उसको लेके आया कल्पना से। ठीक है, तो वो अलंकार, क्योंकि वह भाव की बढ़ा रहा, ठीक है, भाव का उत्कर्ष बढ़ा रहा, तो वो अलंकार कहलाता है। और अलंकार जिस पे लागू होता है उसको कहते हैं अलंकार। ये जो काव्य की शोभा बढ़ाता है वो अलंकार कहलाता है, और जिसकी शोभा बढ़ाई जाती है वस्तु की या भाव की, जिसकी शोभा बढ़ाई जा रही है वो अलंकार कहलाता है। जैसे आप विशेष से विशेषण समझते हो, है ना? जैसे हम एक शब्द लिखें काला घोड़ा, तो काला शब्द क्या है? विशेषण। और यह विशेषण जिस पे लागू हुआ घोड़ा शब्द, वो क्या है? विशेष्य है। उसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार, और अलंकार जिसकी शोभा बढ़ाएंगे वो अलंकार ये होता है। इसलिए भाव या वस्तु अलंकार, अलंकार ये होते हैं, और अलंकार तो अलंकार होते ही। ठीक है,
तो यही है परिभाषा में कही जा रही है बात। आप इसको ठीक से देखो कि भावों का उत्कर्ष दिखाना। अभी आपने देखा भाव, ये भाव है और इस भाव को, मुख सुंदर है, भाव तो इतने में आ गया था, लेकिन इस भाव को और एक बढ़ा दिया किसने? अलंकार। इसलिए लिखा, बहुत शानदार परिभाषा ये अलंकार को समझने के लिए। भावों का उत्कर्ष दिखाने वाले और वस्तुओं के रूप को, गुण को या उसकी क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक उक्ति को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। उक्त परिभाषा किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। जो जनता नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में डूबी हुई थी, उनके लिए सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का कार्य किया, यह किसने कहा? कभी कभी सिद्धों के बारे में प्रश्न आते हैं, तो दो ऐसे लोग हैं जो सिद्धों के बारे में बातचीत करते हैं, उनकी ज्यादा बातें परीक्षा में पूछी जाती है। एक है राहुल सांकृत्यायन और दूसरे है राम कुमार वर्मा। ये कथन राम कुमार वर्मा का है। ठीक है, सिद्धों के प्रति लोगों की ठीक सोच नहीं है, लेकिन राम कुमार वर्मा कहते हैं कि जो जनता सामंतों से या सामंतवाद से परेशान थी, राजाओं की स्वेच्छाचारिता से परेशान थी, उसके लिए सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का काम किया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का यह कथन है। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। मंगत को देख पट देत बार बार है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कभी कभी अच्छा यही प्रश्न यूं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष। अगर इसी प्रश्न को अपने थोड़ा सा बदल के पूछे तो भाई अलंकार तो श्लेष है। कल को यूं पूछा जाता कि पंक्ति में श्लेष अलंकार है और बताओ शब्द कौन सा है, फिर यहाँ ऑप्शन होता ए मंगत, है ना, बी पट, सी बार बार, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, डी है ना, देख, कुछ भी दे सकते हैं, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। मंगत यानी भिखारी और को देख पट देत बार बार है। पट मतलब, पट के दो अर्थ है। एक पट का मतलब है दरवाजा और एक पट का मतलब है वस्त्र। तो जो कंजूस है वो तो भिखारी को देख कर दरवाजा बंद कर लेता है। मंगत को देख पट देत बार बार है। मंगत को देख, भिखारी को देख कर वह दरवाजा बार बार बंद कर लेता है। कौन? कंजूस। और जो दानी व्यक्ति है वो भिखारी को देखकर बार बार वस्त्रों का दान करता है। ठीक है, तो ये दाता और सूम, सूम कहते हैं कंजूस को, दाता और भिखारी, दानी और भिखारी, दानी और कंजूस दोनों के लिए एक साथ ये पट शब्द काम कर लेता है। एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न देखें। राहुल वेली रचना संबंधी असंगत है। राहुल वेली गद्य रचना है और गद्य की 3 रचनाएं हैं। राहुल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। कम से कम 2 या 3 सवाल इन रचनाओं से हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तीनों रचनाओं में से। रोडा कवि द्वारा रचित 10वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है, ये बिल्कुल ठीक बात है। यह शिलांकित चंपू काव्य है। शिलांकित यानी इसको शिलाओं पर लिखा गया, कागज पे नहीं है, ये शिलाओं पे लिखा गया, इसको खोदा गया है। कभी पूछने को यूं प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि क्या ऐसी रचना का नाम बताओ जो अपने आप में उत्कीर्ण रचना। उत्कीर्ण आप समझते होंगे, है ना, उत्कीर्ण यानी खुदाई की हुई, तो यह एक प्रकार का उत्कीर्ण काव्य है। ये कोई पूछ ले तो शुक्र अभी तक पूछा नहीं, है ना, पूछे तो ध्यान रखने की बात है। ये खुदाई, ये पत्थरों पे खुदा हुआ काव्य है, लिखा हुआ नहीं है। चंपू उसको कहते हैं जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण हो। इसमें राहुल नामक नायिका के नख शिख सौंदर्य का वर्णन, बिल्कुल नख शिख सौंदर्य का वर्णन क्या होता है? सौंदर्य वर्णन तो आप समझते होंगे, नायिका के अंगों के सौंदर्य का वर्णन करना। नख का मतलब है नाखून, पैर का नाखून, और शिख का मतलब है शिखा यानी चोटी, यानी पैर के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक समस्त अंगों का सौंदर्य वर्णन किया जाए, उसको बोलते हैं नख शिख सौंदर्य वर्णन। आपको मैं ये भी बता दूं कि डॉक्टर नगेंद्र एक बात कहते हैं कि हिंदी साहित्य में नख शिख सौंदर्य वर्णन की परंपरा वो राहुल वेल से शुरू हुई। यह पहला ग्रंथ है जिसमें नख शिख सौंदर्य वर्णन मिलता है। बाद में तो बहुत सारे कवि आए। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार राहुल वेल वेली काव्य परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ है। यह कथन गलत है क्योंकि ये बात डॉक्टर बच्चन सिंह ने कही है। बात तो सही है, कहने वाले का नाम गलत लिखा है। इसको हम कहेंगे, हमें छांटना था असत्य। ये कथन है आंशिक असत्य। देखो ऐसे, इसको बात को समझो। अभी कॉलेज का जो पेपर हुआ उसमें ऐसे काफी प्रश्न आए
जिसमें से कथन आपको आंशिक असत्य मिले। कई बार विद्यार्थी व्याख्या देखते नहीं, तो मुझे व्याख्या देखने की जरूरत नहीं है, इसमें चर्चा होती है, ये चीजें वास्तव में दिमाग में रहती है आपके, ये बहुत काम की चीजें। आंशिक असत्य का मतलब होता है कि जैसे प्रश्न आया कि इसमें गलत छांटिए, 4 विकल्प में से कोई गलत विकल्प ढूंढिए। तो हम जैसे मान लो प्रश्न देखना शुरू करते हैं और उस प्रश्न को जैसे देखते हैं तो उसमें एक प्रश्न, एक जो पहला कथन है वो आधा गलत आधा सही है, तो हमने शुरुआत में देखा आधा सही है, ठीक, फिर दूसरे कथन पे आ जाते, वो देखते नहीं है कि उसके कथन में आगे जाके गलती है, आगे जाके उसमें एक शब्द गलत कर दिया गया जिससे कथन असत्य हो गया। तो कभी कभी पूरा कथन गलत नहीं होता, कथन का थोड़ा सा हिस्सा गलत होता है, उससे भी उत्तर निकलता है, इसको बोलेंगे आंशिक असत्य। ढूंढने को कह रहा है अगला असत्य, लेकिन हमें आंशिक असत्य पर भी ध्यान देना है, जो थोड़ा सा भी गलत हो उसको भी उत्तर माना जाएगा वहां पे। बात तो ये सही है, क्योंकि ये बच्चन सिंह ने कही है, वेली परंपरा हमारे राजस्थान की है एक प्रकार से देखा जाए तो। आपको वेली कृष्ण रुक्मणी री, वेली हमारे यहाँ की एक काव्य शैली है, आपको मालूम होगा, वेली, ख्यात, वचनिका, है ना, ये सब गद्य की काव्य शैली हमारे यहाँ शैली है, साहित्य की शैलियां, उसमें से एक शैली वेली भी। तो डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि राजस्थान में या हिंदी साहित्य में जितने वेली काव्य मिलते हैं उनमें सबसे पुरानी ये राहुल वेली, ठीक है। हालांकि राहुल वेल का नाम राहुल वेल है, वेली नहीं है, लेकिन बच्चन सिंह ऐसा मानते हैं कि ये वेली, वेल नाम इसका हो गया होगा बाद में, जो भी है वो ऐसा मानते हैं कि राहुल वेल वेली काव्य परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ, ऐसा बच्चन सिंह मानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस शब्द में अपादान तत्पुरुष समास नहीं है? हस्तलिखित नहीं, इसमें कर्ण तत्पुरुष समास है, ठीक है, इसका डी उत्तर हो। सिद्धों में प्रथम सिद्ध किसे माना जाता है? ऐसे 3 प्रश्न बनते हैं, शायद इस पे मैंने पहले चर्चा की थी, मुझे ये भी याद नहीं रहता कि मैं कौन सी चर्चा कहां कर देता हूं, फिर बता देता हूं। सिद्धों में प्रथम सिद्ध, सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? सरहप्पा, है ना, पहले। और सिद्धों में सबसे पहुंचे हुए सिद्ध, सबसे टॉप के जिनको बड़ी सिद्धियां प्राप्त है, और लुइपा। और सबसों में सिद्धों में सबसे साहित्यिक जिनका बहुत बढ़िया है या जिनकी भाषा बहुत अच्छी है, ऐसे सिद्ध कौन है? तो वो कर्णप्पा। ये 3 प्रश्न बनते हैं, ठीक है। वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद दामिनी जान संग डोले बोले मोर। पहले इसका अनुवाद देख लो, वृंदावन विहरत, घूमते फिरे फिरते हैं, वृंदावन में घूमते फिरते हैं कौन? राधा और नंद किशोर। राधा का मतलब राधा और नंद किशोर का मतलब है भगवान कृष्ण, ठीक है। नीरद बादल, दामिनी बिजली, जानी जानकर समझकर, संग साथ साथ में, डोले डोलते हैं, बोले बोलते हैं, मोर यानी मोर। बिहार में वृंदावन में राधा और कृष्ण घूम रहे, तो वहां जो पेड़ों पे बैठे हैं मोर, वो सोचते हैं कि बादल और बिजली आ गए। कृष्ण को क्या मान लिया? बादल। और राधा को क्या मान लिया? बिजली। बादल और बिजली आ गए, तो वो साथ साथ में घूम रहे और साथ में मोर बोल भी रहे। ये भ्रांतिमान अलंकार। जानी मानी ऐसे शब्द आते हैं, देखो इसमें जानी मानी ऐसे शब्द आते हैं। संदेह और भ्रांतिमान में अंतर क्या है? बहुत सीधा उदाहरण है कि रस्सी है या सांप, तो यह संदेह अलंकार, ठीक है। और यह सांप है, यह भ्रांतिमान अलंकार। दोनों में क्या अंतर है? रस्सी है या सांप, इसमें एक प्रकार से अनिश्चय की स्थिति है। रस्सी है या सांप, सांप है या रस्सी, पता नहीं चल रहा। कविता की बात पूरी हो जाती है लेकिन कंफ्यूजन दूर नहीं होता, तो अनिश्चय की स्थिति जहां पे होगी वहां पे संदेह अलंकार होगा। यहां क्या है? एक निश्चय है। कहने वाले ने क्या कह दिया? यह सांप है, लेकिन है क्या? रस्सी है। वास्तव में तो क्या है? रस्सी है, लेकिन कहने वाला क्या कर रहा है? यह सांप है। तो एक बात तो क्लियर होगी कि इसको निश्चय है, कंफ्यूजन नहीं है उसमें, वो क्लियर है कि सांप है, लेकिन वह निश्चय कैसा है? मिथ्या है, झूठा है तो निश्चय में वो, लेकिन वो मिथ्या है। उसी प्रकार से ये जानी यानी जान लिया,
मोर ने क्या मान लिया? कृष्ण को बादल, और राधा को क्या मान लिया? बिजली मान लिया। क्या राधा और कृष्ण बिजली है? नहीं है, लेकिन उन्होंने मान तो लिया, कंफ्यूज नहीं है वो। पहली बात तो वो जानी, मान लिया, जान लिया, और फिर ऐसा काम भी करने लगे, साथ में चल रहे। अगर कंफ्यूज रहते मोर ये सोचते अच्छा कृष्ण है एक बादल, राधा है एक बिजली है, तो न तो डोलते न बोलते। उन्होंने तो मान लिया गया ये बिजली और बादल, तो डोल भी रहे हैं, बोल भी रहे। भ्रांतिमान और संदेह को पहचानने के लिए इस प्रकार के अनुवाद को समझे और ये मान के चले, देखें कि क्या निश्चय की स्थिति है या अनिश्चय की स्थिति, उसको जरूर देखें। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार होगा। अगला प्रश्न देखें। विद्यापति को भक्त कवि मानने वाले आलोचक नहीं है। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल नहीं है। विद्यापति की एक रचना है पदावली। पदावली में बड़ा विवाद है, कुछ लोग कहते हैं यह श्रृंगार की रचना है, कुछ लोग कहते हैं यह भक्ति की रचना है, उसको लेकर एक बड़ा भारी विवाद है। उसी में रामचंद्र शुक्ल वो इसको श्रृंगारी रचना मानते हैं और विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं। एक उक्ति बहुत प्रसिद्ध हुई कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ठीक है, विद्यापति को लेकर यह कथन रामचंद्र शुक्ल ने कहा, आप इसको पढ़िए, है ना, बहुत अच्छी बात। विषय भूमि भिन्न है किंतु रास ही रासो है। देखो दो शब्द है यहाँ पे आपके सामने, रास और एक रासो। रास असल में जैनों की एक शैली है, रासो चारणों ने लिखी और यह वीर गाथाओं से जुड़ी हुई। ठीक है, बहुत दोनों अलग अलग चीजें हैं। रास में असल में शांत आदि रस प्रमुख है, जबकि रासो मुख्यतः वीर रस और युद्धों की रचनाएं हैं, डिंगल पिंगल शैली में लिखी गई रचनाएं हैं। रासो बहुत ज्यादा अप्रामाणिक रचनाएं मानी जाती है, बड़े विवाद हैं इनके बारे में, जबकि रास सबसे प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती है आदिकाल की, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कम से कम विवादास्पद ऐसी रचनाएं वो है। इतनी सब होने के बावजूद गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं रास और रासो एक ही, बस कंटेंट अलग अलग है। ये शांत रस की धार्मिक रचनाएं हैं और ये वीर रस की युद्ध परक रचनाएं, वीर गाथात्मक रचनाएं। ऐसी बात गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं। ठीक है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्प पढ़त निशान। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उदाहरण अलंकार। आपके पाठ्यक्रम में उदाहरण है तो जाहिर सी बात उदाहरण होगा। नाथ सिद्धों की वाणियों का संपादन किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। नाथ सिद्धों की वाणियों का संपादन किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। इसको मैंने जब लिखवाया था तो कहीं थोड़ा सा गलत भी लिखा दिया था एक जगह, शायद कुछ रचनाओं के नाम गलत लिख दिए गए थे, तो किसी के नोट्स में अगर गलत है तो उसको सही कर लें। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है ये। ठीक है, लगत सुभग शीतल किरण, निश्चि सुख दिन अवगाही, माह शशि भ्रम सूरतन, रही चकोरी चाही। पंक्ति में कौन सा अलंकार? इसका अनुवाद आना जरूरी है। देखो, लगती सुभग, सुभग यानी अच्छी लगती है, शीतल किरण, किरण शीतल लगती है, निश्चि सुख रात का सुख, दिन अवगाही दिन में प्राप्त हो जाता है। अब देखो सबसे पहले आप ये देखो, माह, माह का मतलब है माघ का महीना। माह का मतलब क्या है? माघ का महीना। माह का मतलब है माघ का महीना। माघ का महीना होता है वो ऐसा, मतलब उस माघ के महीने में जो दिन होता है ना, वो ठंडे दिन, सूरज भी बिल्कुल मंद हो जाता है, उसकी रोशनी बहुत कम होती है, मतलब उसकी धूप प्रचंड नहीं होती। माघ के महीने की धूप अच्छी लगती है, मीठी लगती है, इसको मीठी धूप भी कहते हैं। तो माघ के महीने में जो दिन होते हैं वो रात जैसे, इसलिए कहती है माघ के महीने की जो गर्मी है और माघ के महीने का जो सूर्य है वो बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा उसकी किरणें बड़ी शीतल लगती है, और उसको देखकर रात में जो सुख मिलना चाहिए था चांद को देखकर, वो दिन में मिल रहा है। अवगाही मतलब प्राप्त होना, यानी जिस प्रकार चांद को देखकर शीतलता प्राप्त होती है, ऐसी ठंडक, ऐसा आनंद हमें माघ के महीने में सूर्य को देखकर प्राप्त होता है। इसीलिए माह शशि भ्रम सूरतन, सूर का मतलब सूर्य की ओर, शशि भ्रम यानी चांद के बहाने यानी चांद के भ्रम में, रही चकोरी चाही, चकोरी चाहती रहती है। माघ के महीने में
दिन के सूर्य को चकोरी चांद समझकर चाहती रहती। ठीक है, माघ के महीने में चकोरी सूर्य की ओर चांद के भ्रम में चाहती रहती है। वह सोचती है चांद है, क्योंकि चांद जैसा शीतल होता है वैसा ही माघ के महीने का सूर्य शीतल होता है। उसकी किरणें जैसे अच्छी लगती है वैसे ही सूर्य की किरणें अच्छी लगती है। माघ के महीने का दिन में जो सूर्य है वो प्रचंड नहीं है, इसलिए वो सुंदर भी लगता है। ये सारे कारण ऊपर बताए कवि ने, इसलिए वो कहता है कि चकोरी माघ के महीने के सूर्य को चांद समझकर चाहती रहती। ठीक है, तो इसमें भ्रांतिमान अलंकार, तो डी उत्तर होगा। ऐसे दोहों का अगर अर्थ नहीं आता है तो फिर वो समझ में नहीं आते। तिमाही में कौन सा अलंकार? द्विगु अलंकार होगा, है ना। उपमा अलंकार के संबंध में असंगत का चुनाव कीजिए। जब दो वस्तुओं में रंग, रूप, गुण, क्रिया, स्वभाव आदि के कारण समानता तुलना की जाए वहां पे उपमा अलंकार होता है। बिल्कुल ठीक बात है। उपमा अलंकार के उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, ये 4 अंग होते हैं, ये भी ठीक है। पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा, रश्नोपमा, उपमेय उपमा, है ना, कई भेद होते हैं, आदि उपमा अलंकार के भेद होते हैं। उपमेय में उपमान का अभेद आरोप जहां किया जाए, ये बात गलत है। अभेद आरोप रूपक अलंकार में होता है। ठीक है, अभेद आरोप है वो रूपक अलंकार में होता है, इसलिए ये बात उपमा अलंकार पे लागू नहीं होती, इसलिए यही कथन गलत है। अतः जिस प्रकार हिंदी साहित्य बिसलदेव रासो पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। कथन किसका है? कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आपको आइडिया होना चाहिए, आदिकाल में जो रचनाएं रची गई उसमें बिसलदेव रासो एक ऐसी रचना है जो बिल्कुल राजस्थानी की रचना है। राजस्थानी भाषा की रचना है ये बिसलदेव रासो। और विद्यापति पदावली और मैथिली की रचना। अगर आप भारत के नक्शे को देखेंगे तो राजस्थान भारत के नक्शे में बिल्कुल पश्चिम में पड़ता है, जबकि मिथिला प्रदेश जहां विद्यापति पदावली लिखी गई वो बिल्कुल पूर्व में पड़ता है, बंगाल की बॉर्डर पे। हिंदी पट्टी या हिंदी जो प्रदेश है उसका जो सीमांत इलाका है वहां पे विद्यापति पदावली और बिसलदेव रासो की रचना हुई। एक की बिल्कुल पूर्व में और दूसरी की रचना बिल्कुल पश्चिम में हुई। ऐसी बातें हमें सोचनी चाहिए। विद्यार्थी बहुत बार एक बात मुझे कहते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ने के बावजूद भी नगेंद्र को रट दिया, उसको नोट्स को रट दिया, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि असल में बिना समझे कोई चीजों को हम काम करते हैं वो बहुत मुश्किल चीज हो जाती है। इसलिए कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। तो विद्यापति पदावली पर भी ये विवाद है कि भी मैथिली की रचना है और बिल्कुल मतलब हिंदी प्रदेश की बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है, और ये राजस्थानी भाषा की रचना है, तो क्या इनको हिंदी की रचना माना जाए? तो इसलिए रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जिस प्रकार विद्यापति की पदावली पर बिसलदेव रासो को कहते हैं हमारी रचना है, उसी प्रकार से विद्यापति पदावली भी हमारी रचना है। हिंदी साहित्य की ये निधि है, हिंदी साहित्य की एक संपदा है। तो शुक्ल का कथन आइए। खंजरीट नहीं लखी परत, कछ दिन साची बात, बाल दृगन सम होन को कर्त मनो तप जात। ये तो निश्चित हो गया कि मनो आदि आती, हम क्या करेंगे? उत्प्रेक्षा करेंगे। लेकिन कभी कभी उत्प्रेक्षा में एक ऐसी संभावना है, बहुत सारे अलंकारों में भेद नहीं पूछे जाते, लेकिन मुझे लगता है एक रूपक अलंकार में भेद पूछे जा सकते हैं और एक उत्प्रेक्षा में पूछे जा सकते हैं। यहाँ बिल्कुल संभावना रहती है। ठीक है, क्योंकि एक तो उनको उदाहरण ज्यादा मिल जाते हैं और स्पष्ट मिलते हैं। अलंकारों के प्रश्न भी पेपर में आते हैं, बिल्कुल स्पष्ट आते हैं, जहां प्रबलता से अलंकार दिखाई देता है वही प्रश्न आते हैं। ठीक है, खंजरीट एक पक्षी होता है, खंजन पक्षी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, खंजरीट नहीं लखी परत, लखी का मतलब दिखाई देना, कि आजकल खंजन पक्षी दिखाई नहीं दे रहे, कछु दिन, कुछ दिन हो गए। साची बात, ये बात बिल्कुल सही है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मैं तुम्हें बताऊं बिल्कुल सच्ची बात है, आजकल खंजन पक्षी दिखाई नहीं दे रहे, है ना। क्या कारण हो सकता है? तो कहती है बाल दृगन, बाल का मतलब है नायिका और दृग का मतलब है नेत्र, सम यानी समान, होन को होने के लिए, कर्त मनो तप जात, कर्त मनो मानो ऐसा लगता है, कर्त तप जात तप करने के लिए गए हैं, कि मानो ऐसा लगता है कि नायिका के नेत्रों की समानता प्राप्त करने के लिए वह तप करने के लिए कहीं चले गए। क्या ऐसा संभव है? इसको असल में फलोत्प्रेक्षा या हेतुत्प्रेक्षा में यह होता है कि कारण कुछ और होता है, या मतलब घटनाएं तो प्राकृतिक रूप से घटती है ना, स्वाभाविक रूप से घटती है, लेकिन कवि कल्पना करता है। खंजन पक्षी अपने कोई काम से, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपने भोजन पाने के लिए कहीं गए हैं,
लेकिन नायिका कहती है कि खंजन पक्षी नायिका के नेत्रों की समानता प्राप्त करने के लिए, किसके लिए? समानता प्राप्त करने के लिए मानो तप करने चले गए। इस प्रकार से कहीं फल की संभावना मानी जाए तो वहां फलोत्प्रेक्षा होती है। अफल में फल की संभावना, फलोत्प्रेक्षा का एक सूत्र है, अफल में फल की संभावना। अपने प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या काम करने के लिए गए या क्या पाने के लिए गए, ऐसा पूछना चाहिए। क्या पाने के लिए गए हैं, तो यहां ये उत्तर आएगा कि वो नायिका के नेत्रों की समानता को प्राप्त करने के लिए गए हैं। तो इसका मतलब फलोत्प्रेक्षा है। फलोत्प्रेक्षा की पहली निशानी, आप प्रश्न पूछे कि क्या कुछ प्राप्त करने के लिए गए हैं, अगर वहां उत्तर आ जाता हाँ कुछ प्राप्त करने के लिए गए हैं, उत्तर आ रहा, तो फिर वो फलोत्प्रेक्षा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना संबंधी असंगत है। आपको ऐसे प्रश्नों का सामना खूब करना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको यह बता दूं कि ऐसे प्रश्न गलत नहीं होते, मुश्किल नहीं होते। गलत तो क्यों नहीं होते? मुश्किल नहीं होते। इसलिए मुश्किल नहीं होते कि इसमें जो एक कथन गलत छांटना होता है वो बहुत ज्यादा गलत होता है। फिर पिछली बार स्कूल व्याख्याता में काफी ऐसे प्रश्न आए, लगभग 20, 25 या 30 प्रश्न ऐसे आए हिंदी साहित्य के इतिहास में, जिसमें 4-4 कथन दिए हुए थे। लेकिन उनको देखकर विद्यार्थी को लगता है कि बहुत भारी प्रश्न, जबकि भारी नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा ठीक से बातों को समझा तो बहुत आसान प्रश्न होते हैं। दामोदर शर्मा द्वारा 12वीं शताब्दी में गोविंद चंद्र के राजकुमारों को भाषा ज्ञान कराने हेतु यह ग्रंथ लिखा गया, ये बात ठीक है। इस रचना का लक्ष्य अपभ्रंश को पुनः संस्कृत में परिवर्तित करना था, ये बात भी ठीक है, क्योंकि असल में ये मध्य देश में रचना लिखी गई और ये जो कन्नौज का जो गहड़वाड़ वंश था, है ना, गढ़वाड़ बोलेंगे, पता नहीं इसको क्या बोलेंगे, वो वंश यहाँ पे था। तो उनके यहाँ संस्कृत को प्रधानता दी जाती थी। आप देखेंगे आदिकाल में साइड में लोकल लैंग्वेज चल रही है, जैसे सिद्ध है वो लोकल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, धन भाषा में वो पूर्वी साइड में है, और विद्यापति पूर्वी साइड में वो भी लोकल लैंग्वेज में लिख रहे हैं। इधर नाथ, जैन और रासो आदि पश्चिम में लोकल लैंग्वेज में लिखी जा रही है, लेकिन बीच का जो प्रदेश है वहां संस्कृत अभी भी लिखी जा रही है ना। गोविंद जो चंद्र है वो एक प्रकार से कन्नौज के राजा थे, है ना, यहाँ के शासक थे मध्य देश के, और यहाँ संस्कृत को प्राधान्यता दी जा रही थी। तो ऐसे लोग सोचते थे कि भाषा में जो बिगाड़ हुआ है, इसलिए भाषा अपभ्रंश हो गई, बिगड़ी हुई भाषा, इसको वापस सुधार के संस्कृत हमें बनाना है। तो इस किताब का एक उद्देश्य यह भी था कि अपभ्रंश को वापस संस्कृत में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस ग्रंथ की खोज माता प्रसाद गुप्त ने की थी, यही कथन गलत है। इस ग्रंथ की खोज मुनि जिनविजय ने की थी, मुनि जिनविजय। मुनि जिनविजय ने की थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस ग्रंथ में तत्कालीन बनारस और उनके आसपास के प्रदेशों की भाषा और संस्कृति के बारे में ज्ञान मिलता है, ये बात बिल्कुल ठीक। अगला प्रश्न देखें। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भ्रंग। सांग रूपक अलंकार है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ प्रश्न वास्तव में पूछे जा सकते हैं और रूपक के भेद प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ निरंग रूपक, और आपने ये पहचान लिया कि निरंग रूपक है, लेकिन ये भी पहचानना है कि सांग रूपक और निरंग रूपक। ठीक है, उदित उदयगिरी मंच पर, ये मैंने आपको शब्द शक्ति में भी कहीं ना कहीं पढ़ाया है, शायद अलंकार में भी पहले पढ़ाया। ठीक है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, ये तब की बात है जब राम जो स्वयंवर हो रहा है सीता के विवाह के लिए, उस स्वयंवर में जब वो स्टेज पे चढ़ते हैं, मंच पे चढ़ते हैं, ये तब की बात। तो ऐसा लगता है जैसे मंच मंच नहीं, उदयाचल पर्वत है। तो उदयाचल रूपी मंच, रघुवर रघुवर नहीं है, जैसे उगता हुआ सूर्य है, पतंग का मतलब सूर्य, रघुवर बाल पतंग, है ना। विकसे संत सरोज सब, संत संत नहीं है, सरोज है, कमल है। ठीक है, तो कमल रूपी संत, बाल सूर्य रूपी राम, उदयाचल रूपी मंच, और लोचन रूपी, भंवरे रूपी लोचन, भ्रमर रूपी लोचन। इसका मैं पूरा अनुवाद बोलता हूं कि जैसे ही बाल पतंग रूपी राम उदयाचल रूपी मंच पर चढ़े, तो कमल रूपी संत प्रसन्न हो गए, खिल गए। कमल रूपी संत
खिल गए, विकसे मतलब खिल गए, और उनके भंवरे रूपी नेत्र वो प्रसन्न हो गए। 4 रूपक है यहाँ पे। इस प्रकार रूपक अपनी फैमिली के साथ आता है तो सांग रूपक कहलाता है। सांग का मतलब है सह प्लस अंग, अंग सहित। सांग का मतलब क्या है? अंग सहित। अब गौर करने की बात यह है कि सूर्य जब आता है तो तालाब में कमल खिलता है, और तालाब में कमल खिलता है तो भंवरे कमल को देखकर प्रसन्न होते हैं। सब चीजें आपस में जुड़ी हुई। तो इधर सूर्य, पर्वत से पीछे से सूर्य आता है तो पर्वत, सूर्य, पर्वत के पीछे से सूर्य का आना, कमल का खिलना, भंवरों का प्रसन्न होना आपस में जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से राम का आना और मतलब इनका संतों का विकसित होना और संतों के नेत्रों का हर्षित होना, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सांग रूपक, अपने अंगों सहित रूपक। एक चीज मंच के लिए कही तो फिर उससे मिलती जुलती चीज राम के लिए, उससे मिलती जुलती चीज संतों के लिए, उससे मिलता जुलता रूपक है वो, उपमान है वो, नेत्रों के लिए लेकर आए। ठीक है, सामग्री एक साथ कलेक्ट की जाती है पूरी की पूरी, उसको सांग रूपक अलंकार बोलते हैं। पंडिय सयल सत्य बखाणी, देह बुद्ध बसत न जाने। पंक्ति के संबंध में असंगत कथन। ये सरपा की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। बहुत कम संभावना है कि स्कूल व्याख्याता में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए, लेकिन पूछे जा सकते हैं। एक आधा प्रश्न ऐसा आता है कभी कभी। तो क्या हमें सभी काव्य पंक्तियों का इस तरह से अर्थ आना चाहिए? कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन कोई काव्य पंक्ति अगर आपको मिल जाए, अगर आपके पास समय हो तो उसका अर्थ खोजने का प्रयास करें, और उसके अर्थ से हम उस कवियों के बारे में जानकारी दिमाग में सेट कर सकते हैं। मैंने जो प्रश्न पूछा हो सकता है वो प्रश्न नहीं आए, लेकिन मैंने जो विकल्प में बात कही है वो बातें आ सकती है। तो विकल्प की सारी बातें इस पंक्ति से संबंधित है। एक बात से हम एक आदमी को पहचान लेते हैं, उसी प्रकार कविता की एक पंक्ति से हम कवि को पहचान सकते हैं। पहले कविता की पंक्ति का अर्थ देखें। पंडिय, पंडिय का मतलब ब्राह्मण, पंडित। सयल, सयल का मतलब है सभी प्रकार के। सत्य यानी सत्य। वखाणी, बखान करता है। सरहप्पा की पंक्ति है। सरहप्पा कहते हैं पंडित लोग सभी सत्यों का बखान करते हैं। देह है शरीर में। बुद्ध यानी बुद्ध, क्योंकि ये बौद्ध से जुड़े होते इसलिए बुद्ध कहते हैं, यानी ईश्वर। बसत निवास करता है। न जाने, नहीं जानते। कि पंडित लोग सभी सत्यों का बखान करते हैं, लेकिन उनके देह में ही परमात्मा का निवास है, ये वो नहीं जानते। पंडित लोग सभी सत्यों का बखान करते हैं, दुनिया भर की ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन उनके शरीर में परमात्मा का निवास है, ये वो नहीं जानते। ये सरहप्पा कहते हैं। अब आपको आइडिया होना चाहिए कि ऐसी बात कबीर कहते थे, है ना, घट के भीतर राम है, ये दुनिया जानत नहीं। कितनी बातें वो कहते थे, यही बातें तो कबीर कहते थे। अब इससे हमें यह भी मालूम पड़ेगा कि सरहप्पा आदि जो सिद्ध है वो अंतः साधना ईश्वर के भीतर के ईश्वर को मानते हैं। इससे हमें यह भी मालूम पड़ेगा कि सिद्ध आदि बाहरी ईश्वर, मूर्ति आदि, मंदिर आदि, तीर्थ आदि, कर्मकांड, आडंबर, बाह्य आडंबरों को नहीं मानते। एक बात से 100 बातें समझ में आती है कि जो भीतर ईश्वर को मानता है वो बाहर के ताम झाम को नहीं मानता, बाहर के ताम झाम को वो पाखंड मानता है। जैसे कबीर, वो कहते हैं आत्मा में परमात्मा है तो बाहर इतना ताम झाम क्यों? एक बात से सारी बातें समझ में आती है। ठीक है, तो इस ये पंक्ति परीक्षा में यूं नहीं पूछी जाएगी, हालांकि यूं पूछी जाती है किसकी पंक्ति, ऐसा आता रहता है, लेकिन ये बातें आती रहती है। सरहप्पा रचित इस पंक्ति में भावात्मक रहस्यवाद की झलक दिखाई देती है। अब भावात्मक रहस्यवाद क्या है? रहस्यवादी क्या है? बात पे पर्दा पड़ना रहस्यवाद है। मैंने शायद पहले चर्चा की होगी। रहस्यवाद का मतलब ये होता है कि जहां बात छुपा दी जाती है। जैसे बालम आओ मारे गे हरे। अब बालम कबीर की पंक्ति है, बालम आओ मारे गे हरे। गे का मतलब है घर, कि हे बालम मेरे घर आओ। तो कौन है यहाँ पे बालम? बालम है ही नहीं कोई। ये तो आत्मा पुकार रही है, और किसको पुकार रही है? परमात्मा को। लेकिन आत्मा और परमात्मा को दोनों का इसमें नाम नहीं है। तो कहा जा रहा है कि हे परमात्मा मेरी आत्मा में निवास करो, या मेरी परमात्मा, हे आत्मा मेरी परमात्मा में व्याप्त हो, ऐसा वो कह रही है आत्मा, लेकिन परमात्मा का नाम नहीं है। तो पुकारा जा रहा है जिसको उसका ही नाम नहीं है, इसी को कहेंगे रहस्यवाद। जिसके बारे में बात हो रही है उसका सीधा नाम न लेकर प्रतीकों का नाम ले लिया जाता है, उसको रहस्यवाद कहते हैं। और रहस्यवाद 2 प्रकार का होता है, भावात्मक और साधनात्मक।
जहां दाम्पत्य प्रतीकों की बात हो, माधुर्य की बात हो, प्रेम की बात हो, वहां भावात्मक रहस्यवाद होता है। और जहां ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आदि नाड़ियों की बात हो, वहां पे साधनात्मक रहस्यवाद होता है। इस पंक्ति में न तो साधनात्मक रहस्यवाद और न ही भावात्मक रहस्यवाद। रहस्यवाद इसमें है ही नहीं, इसलिए यही कथन गलत है। पहला यही कथन गलत है, यही इसका उत्तर हो गया। बाकी सारी देखो, अच्छा सरहप्पा रचित, ये बात तो सही है कि सरहप्पा से रचित, तो विद्यार्थी यहीं तक देख ले तो, और इस पंक्ति को सही मान ले, आगे बढ़ जाए तो उसको मुश्किल आएगी आगे। अगर आप गौर करें तो ये पंक्ति सबसे गलत है, रहस्यवाद ही नहीं है इसमें। और भावात्मक रहस्यवाद अगर हम जाने तो दाम्पत्य प्रतीक जहां पे होगा वहां पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका आदि की बात होगी, वहां पे भावात्मक रहस्यवाद होता है। यहाँ ऐसी कोई बात दिखती नहीं। इसलिए पहली पंक्ति आदि सही है बिल्कुल, और आदि बिल्कुल गलत है। अगर यहां से कोई आगे बढ़ गया तो उसको दिक्कत आएगी। अब इस देखो, यह पंक्ति सिद्धों की अंतः साधना को लक्षित करती है। अंतः साधना जो नहीं समझता, लक्षित क्या करना होता है, पंक्ति का अर्थ नहीं आता तो कैसे करेगा, ये बहुत मुश्किल प्रश्न हो जाता है आगे। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि लंबे लंबे जो वाक्य दिखाई देते हैं उसमें एक वाक्य इतना गलत होता है कि हमें गलत ही छांटना होता है। कई बार ये हमारी समझ में नहीं आते, जो सही है वो, अरे कोई बात नहीं, जो सही है वो समझ में नहीं आ रही तो गलत तो समझ में आ रहा है कि ये गलत है, बस इतने छांटना है भाई। ठीक है। अंतः साधना मैंने बताया कि जो घट के भीतर परमात्मा को मानते हैं, यही बात वो करेंगे, देह है बुद्ध बसत, परमात्मा का शरीर के भीतर ही निवास है, ये अंतः साधना को लक्षित करती है। कबीर आदि परवर्ती संतों के लिए ऐसी उक्तियां पथ प्रदर्शक का काम करती है। बिल्कुल कबीर ने ऐसी पंक्तियों से प्रेरणा ली और कबीर ने आगे चल के ऐसी बात, तो कबीर आदि के लिए सिद्धों की जो बात है वो मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। यह सिद्धों की प्रगतिशीलता की परिचायक। प्रगतिशील किसको कहेंगे, जो पुरानी रूढ़ियों को परंपराओं को त्याग दे। ऐसी रूढ़ियां, ऐसी परंपरा जो मनुष्य के विकास में बाधक है, ऐसी चीजों को त्याग दे, नए की ओर, नए विचार की ओर अग्रसर हो, वो प्रगतिशील कहलाते। तो सिद्ध वास्तव में अपने जमाने के प्रगतिशील थे। जो वैदिक कर्मकांड पर चोट करती, देह बुद्ध बसत न राणी, ये सब पंडित सैर सत्य बखाड़ी, व्यंग्य है एक प्रकार से, कि पंडित लोग सभी सत्यों का बखान तो करते हैं लेकिन वो इतना भी नहीं जानते कि उनके शरीर में परमात्मा का निवास है। ये बड़ा व्यंग्य है। तो वैदिक कर्मकांड ब्राह्मणवाद में बहुत खतरनाक चोट इस पंक्ति के माध्यम से की गई। कई ऐसी पंक्तियां मैं हिंदी साहित्य में पढ़ता हूँ, कभी कभी मौका मिलता है तो हम चर्चा भी इस बात पे करते हैं। वास्तव में बहुत गहरी पंक्तियां होती है, उसके बहुत गहरे मायने होते हैं, उससे हमें बहुत चीजें सीखने को मिलती है। जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है? समास मुझे कम आते हैं, पूरा व्याकरण मुझे कम आता है, सीखूंगा मैं, कोशिश कर रहा हूं। कर्म तत्पुरुष समास है। ठीक है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। ये पंक्ति निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर अमीर खुसरो ने कही थी। ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार के संबंध में असत्य कथन है। अलंकार के संबंध में ऐसे प्रश्न आते हैं, और कभी कभी अलंकार के संबंध में अलंकार की पंक्ति पूछी जाती है, भाई फलानी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, कभी कभी ऐसा प्रश्न भी आता है। जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, बिल्कुल ठीक बात है। संभावना हेतु जनु जानो जनहू मनु मानो मनहू आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, ये बात भी ठीक है। दोनों वस्तुओं में कोई असमान धर्म होने के कारण ऐसी संभावना पैदा की जाती है, ये कथन गलत है। दोनों वस्तुओं में समान धर्म होने से, ये प्रश्न बनाने में क्या जोर आया, खाली समान के आगे अ किया, बाकी चार लाइन तो बिल्कुल ठीक है ना। तो दोनों वस्तुओं में उपमेय और उपमान में दोनों में कोई समान धर्म होने के कारण संभावना की जाती है, न कि असमान, तो यह कथन गलत है। उत्प्रेक्षा अलंकार के तीन भेद होते हैं, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। किस समास में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है? तो कर्मधारय में होता है। कार्यत्री भावित्री नाम से प्रतिभा के दो भेद किसने किए? राजशेखर ने किए। प्रतिभा एक काव्य हेतु है जिसकी चर्चा हमने कई बार की है। यावत जीवन शब्द किस समास का उदाहरण है? अव्यय भाव का होना चाहिए, बिल्कुल अव्यय भाव का उदाहरण है। भुज भुजंग सरोज नयनिनी बदन विधु जीतो लरणी रहे विवरणी सलिल नभ उपमा अपर दूरी डरनी। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बहुत गहरा अलंकार। ठीक है, देखो इसमें प्रसिद्ध उपमान जितने भी हैं, जैसे मुख का उपमान है चंद्रमा,
नेत्रों का उपमान है भंवरा। ठीक है, तो नायिका के अंगों की और प्रसिद्ध उपमानों की आपस में लड़ाई, तो नायिका के अंग जीत गए, प्रसिद्ध उपमान हार गए। कवि यहां करना तो नायिका के सौंदर्य की वर्णन चाहता है। कवि बताना चाहता है कि नायिका इतनी सुंदर है कि उसके अंगों की और प्रसिद्ध उपमानों की आपस में झट हुई लड़ाई, सारे प्रसिद्ध उपमान हार गए, क्योंकि किसी भी उपमान की कोई औकात नहीं उसके सामने, है ना। भुज भुजंग, भुज यानी भुजाएं और भुजंग यानी सरप, दोनों की आपस में लड़ाई, क्योंकि भुजा की तुलना है वो सरप से की जाती है, लेकिन भुजंग हार गया। सरोज नयननी, सरोज यानी कमल और नयन यानी नेत्र। अब नेत्र के उपमान क्या है? कमल। ठीक है, बदन विधु, और बदन यानी मुख और विधु यानी चंद्रमा, तो मुख की तुलना किससे की जाती है? चंद्रमा से। जीत्यो लरनी, लड़कर जीत गए। कौन जीत गया? भुजा, नेत्र और बदन, ये जीत गए। और कौन हार गया? भुजंग, सरोज, चंद्रमा, ये हार गए। मतलब नायिका के प्रसिद्ध अंग प्रसिद्ध उपमानों से लड़े और जीत गए। जब ये चीज जल ने और आकाश ने देखी, सलिल का मतलब है पानी और नभ का मतलब आकाश, जब ये चीज आकाश ने और पानी ने देखी तो विवरण हो गए। विवरण का मतलब है बेरंग, है ना। रहे विवरणी सलिल नभ, उपमा अपर दूरी डरनी, है ना, दूसरी उपमाएं में डर रही है। अनेक जितने उपमान वो सारे डर रहे हैं, और आकाश और जल तो बेरंग हो गए, फीके हो गए। वो तो अपने कहते हैं इसका रंग उड़ गया, तो आकाश का और जल का रंग उड़ गया। आकाश का और रंग का तो आकाश और जल तो बेरंग प्रकृति से होते हैं। क्या ये कारण है क्या? आकाश का और पानी के बेरंग होने का कारण नायिका के अंग है क्या? नहीं है, है ना। लेकिन ए हेतु में हेतु की संभावना, कारण नहीं है फिर भी कारण मान लेना हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। कारण ये नहीं है, लेकिन कवि ने मान लिया ये कारण। जैसे उन्होंने देखा कि दूसरे उपमान हार रहे हैं, योद्धा जितने भी हमारे साथी, तो दोनों बेरंग हो गए, रंग उड़ गया उन दोनों का, जबकि ऐसा नहीं। ऐसे अलंकार हो हेतु उत्प्रेक्षा कहलाता है। किस रचना में बार बार रसायन शब्द का प्रयोग होने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द से रासों की उत्पत्ति मानी? बीसल देव रासो। बीसल देव रासो की पहली पंक्ति है, नाल्ह रसायन आरंभ ही, है ना। ये बीसल देव रासो की पहली पंक्ति। तो वहां से रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि रसायन शब्द से बाद में रासो शब्द की उत्पत्ति हुई हो। ठीक है, तो 2 नंबर उत्तर होगा इसका। निम्न में से बहुब्रीहि समास नहीं है, तो कृष्णा अर्जुन और अष्टाध्यायी नहीं है, डी उत्तर होगा इसका। ठीक है। शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षा अभ्यास इति हेतुस्त उद्भवे। काव्य हेतु के विषय में यह विचार किस आचार्य ने दिया? तो ये मम्मट ने दिया। शक्ति, निपुणता, लोक शास्त्र का ज्ञान, ठीक है, और काव्य की शिक्षा का अभ्यास, ये सब काव्य के हेतु है। ये बात किसने कही? मम्मट ने कही। मुझे लगता है कि ऐसे श्लोक सीधे सीधे पूछे जाते हैं परीक्षा में काव्य हेतु को लेकर, तो आप चाहें तो शक्ति निपुणता इतना याद रखें और मम्मट याद रखें। जितनी परिभाषाएं होती, चाहे मनोविज्ञान में हो चाहे हिंदी में हो, पहले उनको समझे, फिर उसके बाद में उसको किसी खास शब्द के साथ जोड़ दे और उसको याद करें। इस पूरे कालखंड में मिलने वाली रचनाओं में जैन काव्य ही ऐसे हैं जो प्रामाणिक है। आदि काल में ये बड़ी समस्या रही, जितने काव्य आदि काल में मिलते हैं उनमें से कुछ प्रामाणिक है, कुछ अप्रामाणिक है। अभी एक स्कूल व्याख्याता में प्रश्न भी आया कि कुछ रचनाएं मिलती है जो कुछ संदिग्ध और कुछ असंदिग्ध है। देखो, आदिकाल में रचना मिलती है और रचना को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उस रचना में ऐसी गड़बड़ियां हैं कि कोई तो कहता है कि 9वीं शताब्दी में लिखी गई और कोई कहता है यही रचना 17वीं शताब्दी में लिखी गई। जब रचना पर इस प्रकार से डाउट हो जाए उसको हम कहेंगे अप्रामाणिक रचनाएं। आदिकाल में ऐसी रचनाओं की भरमार है, लेकिन जो जैन साहित्य लिखा गया है वो सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है। ये बात भी इस प्रश्न से आप सीखें
कि जितनी काव्य धाराएं हैं, एक तो विद्यापति की कीर्तिलता बहुत प्रामाणिक रचना है, दूसरा जैन साहित्य बहुत प्रामाणिक, ठीक है। तो रचना की बात करें तो कीर्तिलता का नाम आ सकता है इसमें। लेकिन इस पूरे कालखंड में आदि काल में मिलने वाली रचनाओं में जैन कवि ऐसे हैं जो प्रमाणिक है। जैन कवियों को राज्याश्रय भी मिला था और व्यापारियों का आश्रय भी मिला था। जैन कवियों को खास बात यह है कि जैनों का साहित्य इतना प्रमाणिक, इतना शुद्ध कैसे बच पाया, क्योंकि जैनों को राजाओं का और व्यापारियों का आश्रय मिला और जैनों के ग्रंथों के लिए ग्रंथागार बनाए गए, भंडार बनाए गए। जैसे जैसलमेर के किले में जैनों का ग्रंथागार मिलता है, तो बाकायदा केमिकल का लेप करके उन ग्रंथों को सुरक्षित रखा गया, इसलिए ग्रंथ प्रमाणिक रह पाए। ये डॉक्टर बच्चन सिंह की बात है हिंदी साहित्य का। दूसरा इतिहास में वैसा लिखते हैं। मुख चंद्र में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास। निम्न में से द्वंद्व समास के उदाहरण नहीं है। घृतान और अमचूर, विकल्प नंबर 3, ये द्वंद्व समास के उदाहरण नहीं है। निम्न में से काव्य हेतु नहीं है, तो प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ये 3 काव्य हेतु है, परिस्थिति काव्य हेतु नहीं है। प्रज्ञा, नव नवोन्मेष, साधनी, प्रतिभा, मता कथन किसका है? असल में प्रतिभा को लेकर अलग अलग कथन कहे गए हैं। इस पेपर में ही कम से कम 3 या 4 कथन आप देखेंगे। काव्य हेतु, काव्य लक्षण या काव्य प्रयोजन पर 10-10 प्रश्न बनाना अपने आप में वास्तव में बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि जैसे 100 प्रश्न, अगर इस टेस्ट सीरीज को हम 50 प्रश्नों में रखते हैं तो ठीक बात थी। अब मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार के छोटे छोटे इसके पोर्शन है, तो 50 प्रश्न काफी थे, लेकिन 100 प्रश्न बनाना अपने आप में छोटे से टॉपिक में बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो प्रतिभा को लेकर जितनी परिभाषाएं हैं उनमें से ये परिभाषा है, ठीक है। तो ये भट्ट तोत की परिभाषा है कि नए नव नवो उन्मेष शालिनी, नए नए का उन्मेष करने वाली, नई नई चीजों का निर्माण करने वाली जो प्रज्ञा है, बुद्धि है, वो प्रतिभा कहलाती है, ऐसा भट्ट तोत मानते हैं। ए विकल्प होगा। इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? 3 नंबर विकल्प होगा। मंत्री परिषद का सामासिक विग्रह होगा मंत्रियों की परिषद, ठीक है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार गोरखनाथ का समय क्या था? ऐसा प्रश्न पिछली बार स्कूल व्याख्याता में आया था, और ये असल में तो हमें इसका, क्योंकि इसमें अलग अलग लोग अलग अलग समय मानते हैं, तो कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है। ये 11वीं शताब्दी होना चाहिए, 11वीं शताब्दी इसका उत्तर है। ये रटने वाली चीज है। अब यहाँ विद्यार्थियों को रटना पड़ता है, यहाँ कोई टीचर आपकी हेल्प नहीं कर सकता। राज ऋषि सामासिक पद में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। राजा है जो ऋषि। अमीर खुसरो का कौन सा ग्रंथ पर्यायवाची कोश है, जिससे हिंदी, फारसी एवं अरबी के शब्दों का समावेश है? खलिक बारी है और बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, और आदिकाल में अनेक भाषाओं के बारे में, अरबी फारसी के शब्दों के बारे में बहुत प्रमाणिक जानकारी यहाँ खलिक बारी में मिलती है। लोक विद्या और प्रकीर्ण आदि काव्य हेतुओं पर विचार करने वाले विद्वान का नाम बताइए। वामन, ये वामन की विशेष है। प्रकीर्ण को वो फिर कई भागों में बांटते हैं, अभिज्ञान आदि 6 भागों में बांटते हैं। तो लोक विद्या और प्रकीर्ण, फिर प्रकीर्ण को आगे फिर 6 भागों में बांटते हैं। तो ये काफी लंबा थोड़ा विचार इन्होंने दिया है काव्य हेतुओं पर, ये वामन का है, ये उत्तर होगा। निम्न में से कर्म तत्पुरुष समास है? कृष्ण को अर्पण, ठीक है, कृष्णार्पण होगा, बी उत्तर होगा। शक्ति कवित बनाए वे की जिहि जन्म नक्षत्र में दिन ही विधाते, काव्य की रीति सीखी सुकवीन सो देखी सुनी बहु लोक की बातें, काव्य हेतु के संबंध में उक्त विचार किस आचार्य के भिखारी दास के? द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। त्रिनेत्र चतुरानन बहुब्रीहि समास के उदाहरण है, तो डी उत्तर होगा 45 का। इनमें से किस शब्द में अपादान तत्पुरुष समास है? पदच्युत। अपादान का मतलब अलग होना, यानी पद से अलग होना, तो ए विकल्प होगा। प्रतिभा असाधारण कोटि की मेधा है, ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। प्रतिभा क्या है? प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास की चर्चा करते हुए ऐसी परिभाषाएं दी गई। ये सारी परिभाषाएं वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। निम्न में से असत्य कथन को पहचानिए। काव्य हेतु 3 होते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये ठीक बात है। प्रतिभा को मुख्य काव्य हेतु माना गया, ये भी ठीक बात है। आचार्य दंडी ने व्युत्पत्ति को मुख्य काव्य हेतु माना, ऐसा कहना गलत है, क्योंकि वो अभ्यास को मुख्य काव्य हेतु मानते हैं। व्युत्पत्ति को ही बहुज्ञता कहा गया। व्युत्पत्ति का मतलब क्या है? निर्माण। और व्युत्पत्ति का मतलब असल में व्यक्ति का निर्माण 2 प्रकार से होता है। अगर हम इस बात पे गौर करें, थोड़ी सी इस बात को समझ लेना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी शायद इसका आप नहीं जानते। व्युत्पत्ति का मतलब एक प्रकार से हो गया निर्माण, और व्यक्ति का निर्माण 2 प्रकार से, 2 चीजों से होता है, लोक और
शास्त्र के ज्ञान से। ज्ञान हमें कहां से मिलता है? बहुज्ञ का मतलब क्या है? जो बहुत सी चीजों का ज्ञाता हो, व्युत्पत्ति को ही बहुज्ञता कहते हैं। बहुज्ञ का मतलब वो जो बहुत सारी चीजों के बारे में जानता हो। तो लोक और शास्त्र से हमें ज्ञान मिलता है। एक तो हमें ज्ञान इस संसार से मिलता है, दुनिया को देखते हैं, हम कहीं जाते हैं, हम कहीं घूमते हैं, हम किसी को देखते हैं, हमारे साथ कोई अनुभव होता है, उससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरा, हम पढ़ के ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ज्ञान के स्रोत दो है। तो लोक और शास्त्र का जो ज्ञाता होगा वो बहुज्ञ होगा। ठीक है, तो कवि के लिए लोक और शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक माना गया। ठीक है, इसी को व्युत्पत्ति कहा जाता है। पुष्प धनवा सामासिक पद में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास होगा। प्रतिभा कवि का तृतीय चक्षु है, ये महिम भट्ट का कथन है। प्रतिभा कवि का तृतीय चक्षु है, ये महिम भट्ट का कथन है। बाकी के जो 50 प्रश्न है उनकी बात हम अगली कक्षा में करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।